नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इमैनुअल कांट जी के बारे में, जो कि एक जर्मन भूगोलवेत्ता है। इससे पहले हमने हमबोल्ट, रिटर, एर्जन इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कांट महोदय के बारे में। इनके बारे में देखें इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है। आइए देखते हैं। इमैनुअल कांट जो थे, इनका जो शासन काल था यानी समय था वो 1724 से लेकर 1804 ईस्वी तक का इनका समय माना जाता है। 8वीं शताब्दी के अंत और सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक और भूगोलवेत्ता थे, यानी कि 18वीं शताब्दी के अंतिम जो ये सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक और भूगोलवेत्ता थे। कांट ने केवल दर्शन शास्त्र ही नहीं बल्कि खगोल विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र और भूगोल में भी अति महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी कि अगर हम भूगोल के क्षेत्र में देखें तो इनका महत्वपूर्ण योगदान जो था वो खगोल विज्ञान और भूगर्भ में दोनों में था। ये एक प्रकार से आराम कुर्सी के का इन्हें दार्शनिक कहा जाता है, भूगोलवेत्ता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कल्पनाओं के माध्यम से ही सब कुछ किया है। कांट ने भौगोलिक यात्रा नहीं किया था, जिसके कारण उन्हें आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता के रूप में जाना जाता है। कांट की अभिरुचि मुख्यतः भौतिक भूगोल में थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने मानव प्रजातियों तथा पृथ्वी पर भौतिक क्रियाओं और प्राकृतिक तत्वों को समाहित किया था। यानी इनका जो मुख्य भौतिक भूगोल में जो थी इनकी रुचि थी, जिससे इन्होंने मानव की प्रजातियों को समाहित किया था और प्रमुख रूप से इन्होंने जो पृथ्वी पर अनेक प्रकार की घटनाएं होती उसको अपने भूगोल में समाहित किया था। और फिर है कि वे एक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने आनुभाविक तथ्यों को वर्गीकृत करने का उल्लेखनीय प्रयास किया था। कांट के विचार से भूगोल विज्ञान की तुलना में एक वर्णनात्मक विषय है। कांट ने भूगोल को क्या माना? एक वर्णनात्मक भूगोल विषय माना है। उन्होंने इसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया? तो कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। अगर पूछा जाए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो कांट ने किया था, जिसका अर्थ है वर्णनात्मक भूगोल। कांट ने भूगोल को एक दार्शनिक विचारधारा प्रदान करते हुए उसके अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट करने का प्रयास किया। उनके अनुसार भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन मानव ग्रह के रूप में किया जाता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, हमबोल्ट ने, रिटर ये सब ने, रेडजन ने भी जो है वो भूगोल का अध्ययन मानव ग्रह के लिए किया जाता है। यानी कि अगर हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तो हमें मनुष्य के सापेक्ष में ही, परिप्रेक्ष्य में ही करना चाहिए, तभी हमारा जो भूगोल होगा वो सर्वथा सार्थक होगा, नहीं तो ये निरर्थक मुख्यतः समझा जाएगा। इसलिए ये भी कहते हैं इमैनुअल कांट महोदय भी कि हमें भूगोल का अध्ययन मानव ग्रह के रूप में करना चाहिए। आगे देखते हैं, कांट द्वारा भूगोल वर्गीकरण कांट की भाषणमाला भौतिक भूगोल के नाम से जानी जाती है। यानी इनका जो वर्गीकरण कैसे किया? कांट की भाषणमाला। जर्मन भाषा में प्रकाशित उनकी भाषणमाला के अनुसार उनकी पृथ्वी की व्याख्या और अध्ययन कई प्रकार से किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं कैसे किया जा सकता है। भौतिक भूगोल में इनका कहना था कि इसके अंतर्गत प्राकृतिक अध्ययन किया जाता है। विश्व के विषय में जानने के लिए यह प्रधान व अनिवार्य विषय है। इनका कहना था कि जो भौतिक भूगोल है उसके अंतर्गत हम प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, नदी, झरने, हम इनका सब अध्ययन करते हैं। गणितीय भूगोल में इनका कहना था कि यह पृथ्वी को गोलाव आकाशीय पिंड मानकर इसके आकार, आकृति, गति का अध्ययन करते हैं। यानी कि अगर हम गणितीय भूगोल में देखें तो इसमें पृथ्वी की आकृति कैसी है, इसका आकार कैसा है, किस रूप से, या इसका क्षेत्रफल है, इस प्रकार से हम इसका वर्णन कर अध्ययन करते हैं। नैतिक भूगोल में क्या होता है कि इसके अंतर्गत मानव समाज के रीति रिवाज, परंपराओं आदि का अध्ययन किया जाता है। तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि
इन्होंने जैसा कि इन्होंने पहले ही स्पष्ट किया कर दिया था कि अगर हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तो मानव के ग्रह के रूप में हमें करना चाहिए। राजनीतिक भूगोल में इनका कहना था कि इसमें भौतिक, पर्यावरण और राजनीतिक इकाइयों के मध्य संबंध स्थापित होता है। और वाणिज्य भूगोल में यह मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन करते हैं, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आयात निर्यात होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। धर्मपरक भूगोल में मुख्य रूप से इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न पर्यावरण के अनुसार धार्मिक विश्वास में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा कि इमैनुएल कांट जी की प्रमुख जो विचारधाराएं दी थी, इसके बारे में पढ़ा और इनका भूगोल को जो इन्होंने वर्गीकरण किया था इसके बारे में पढ़ा। आगे हम और अनेक भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।